गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपके सारे बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छे गए होंगे। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहे होंगे और क्लास 11th में मैकेनिक्स में एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मैकेनिज्म, जिनको हम पढ़ रहे होंगे। और रोटेशनल मोशन जो है वो एक मोशन का पार्ट है जिसको आज हम अच्छे से समझ रहे होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव हो जेई का या नीट का। ठीक है, तो आज हम की कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे और लास्ट में कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोटेशनल मोशन क्या होता है? तो जब भी रोटेशन का नाम सुनते तो हमारे माइंड में अर्थ के बारे में माइंड में आता है। ठीक है, अर्थ जो है वो दो टाइप ऑफ मोशन एक्ट करता है, पहला रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। तो रोटेशन का मतलब होता है कि लेट सपोज करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे अगर मूव कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है सर? मूव कर रहा होता है, और वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा होता, अपने एक्सिस पे ही सिर्फ रोटेट कर रहा होता है, जैसे लट्टू करता है। ठीक उसी तरीके का, चाहे हम बॉटल किसी भी बॉटल के कैप को खोल रहे होते तो उस मोशन को हम रोटेशन मोशन बोल रहे होते हैं। और अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा होता है और मूव करते करते ऑन सर्कुलर पाथ और या स्ट्रेट लाइन, और उस टाइम पे वो अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा होता है, हम कह सकते हैं पोजीशन चेंज कर रहा होता है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम सर। तो रोटेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा जो कैप हो गया, ये कैप जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इन सब के टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाते हैं। लीनियर वेलोसिटी को यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे होंगे, और एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहे होंगे। एंगुलर का मतलब होता है सर कि वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, जो एक्सेलरेशन है, वो सारी की सारी वैल्यू जो होती है वो इंक्लाइंड होती है, वो थीटा से एंगल से एसोसिएटेड होती है। जब वो मूव कर रही होती है तो वो अपने एंगल को हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज कर रही होती है, इसलिए हमने एंगुलर टर्म उसके साथ जोड़ दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है। इफ़ यू हैव linear displacement, linear velocity or linear acceleration, you can easily find out angular displacement, angular velocity और angular acceleration। थीटा निकालने का इजी तरीका है, थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अब ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है वही हमारा क्या होता है? थीटा होता है। थीटा को फिर डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा, और फिर ओमेगा को डेरिवेटिव करेंगे तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा मिल जाएगा। अगर हमने थीटा को डबल डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार डिफरेंशिएट करा तो वो ओमेगा बना, एक बार और करा तो वो अल्फा बन गया। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी थीटा को, इसी ओमेगा को और इसी अल्फा को हम कैनेमेटिक्स में लॉन्च करते हैं, और हमारे सामने तीन इक्वेशन दिया हुआ है। वो क्या है सर? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जहां पे ओमेगा नॉट जो होगा वो इनिशियल होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा जो होगा वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो रहा होगा, अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। टाइम के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिस क्वेश्चन में हमें ये दिया होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी व्हील किसी गाड़ी का, वो इतने रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से वो मूव कर रहा है। वो रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों सर? क्योंकि जो थीटा होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 पाई बाई 60 से डिवाइड कर देना है। 2 पाई बाई 60 से डिवाइड करोगे, जैसे देखो मैंने एक सॉल्व करा हुआ है, 100 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, हमने उसको 2 पाई बाई 60 से डिवाइड करा, हमारे पास 10 पाई बाई 3 रेडियन पर मिनट पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ, लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, लीनियर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। वो क्या है सर? कि ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, अल्फा इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है सर? तो टॉर्क जो होता है सर वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है सर? क्रॉस प्रोडक्ट होता है
फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, और जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट वर्क डन बताता था जहाँ पे कॉस कंपोनेंट रिलीज हो रहा था, यहाँ पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमारा टॉर्क होगा। ठीक है, अब इसमें 3 केस आते हैं। पहला, फोर्स पैरेलल होगा ए बी के, ए बी का मतलब एक्सिस के, ये हमारा एक्सिस था, इस पे जब हम फोर्स लगा रहे होंगे, जिस फोर्स की वजह से वो ऐसा स्पिन करना स्टार्ट कर रहा होगा कि कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे या कोई भी फोर्स लगे, तो जो एक्सिस होता है उस एक्सिस के पैरेलल अगर फोर्स होता है हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है सर, कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है वो उसी डायरेक्शन में अगर वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, हम कह सकते हैं रोटेशन मोशन एक्ट कर रहा होगा, तो वहां पे टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तीसरा केस यहाँ पे ये है कि जब ए बी, यानी कि जब हमारा क्या होगा सर, ए बी यानी कि जो एक्सिस होगा उस पर फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होगा, तो वहां पे उसकी वैल्यू जो होगी, टॉर्क की वैल्यू, वो सिर्फ फोर्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 2 केस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारा क्या है सर, टॉर्क निकालने का एक और इजी फार्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था, मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कोई भी बॉडी, जो बॉडी लेट सपोज करो कि ये एक्सिस है सर, और यहाँ पे एक बॉडी है, तो उस बॉडी का मास और इस एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर, यानी कि मास इनटू इसका जो डिस्टेंस है इस पार्टिकल का, यहाँ जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ही क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, और आगे बढ़ रहे होते हैं सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को आई और अल्फा को मल्टीप्लाई करते तो भी टॉर्क निकल जाता है। ठीक है, इसके हेल्प से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है सर कि अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, टेंजेंशियली होता है और एक रेडियली होता है, 2 चीज होता है। ठीक है, रेडियली मतलब रेडियस के अलोंग, टेंजेंशियली यानी कि अगर कोई व्हील घूम रहा होता है, ठीक है, तो वो हमारे जो रोड पर जो होता है ना, मूव कर रहा होता है, वो टेंजेंशियली मूव कर रहा होता है, तो उस टाइम पे अल्फा की वैल्यू डीवी बाई डी होती है, और फोर्स हमारा एम डीवी बाई डी होता है। अब एम डीवी बाई डी को हम एम ए बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी जो होता है वो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन कहलाता है, और एम ओ को जब हम एक्सपैंड कर रहे होंगे तो वो एम आर अल्फा हो जाएगा। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए सर, एक रेडियल में आ गया फॉर्म में, जहां पे हमारे पास फोर्स जो था वो एम ओमेगा स्क्वायर आर था, और टेंजेंशियली में होगा हमारा एम आर अल्फा। बढ़ते हैं सर आगे। अब लेट सपोज करो कि एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे एक हमारा जो साइकिलिस्ट है, वो साइकिलिस्ट गाड़ी को टर्न कर रहा है, अपने साइकिल को टर्न कर रहा होता है। अब उसका रे डायग्राम देखते हैं सर, तो नीचे की तरफ हमारा क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, यानी कि उसका वेट जो हो रहा होगा वो नीचे लग रहा होगा फ्री बॉडी डायग्राम में। ठीक है, अब वो बॉडी टर्न कर रहा है सर, तो लेट सपोज करो कि गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उसका जो चक्का है वो पीछे की तरफ जा रहा है, इस वजह से फ्रिक्शन पीछे नहीं लगेगा, गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक बात है सर, तो फ्रिक्शन हो गया एक कंपोनेंट, एक हो गया mg यानी कि वेट हो गया सर, एक हमारा नॉर्मल हो गया सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है सर, और साथ ही साथ अगर कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, जिसको हम बोलते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब हम अगर रोटेशनल इक्वेशन बनाना चाहें तो mg और एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो होगा उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो अपना आ जाएगा इक्वल्स में, और वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद जो एंगल, जिस एंगल से वो साइकिलिस्ट मूव कर रहा होता है, वो निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास मिल गया। वो फॉर्मूला काफी इजी है, वो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर जी। यानी कि अगर थीटा निकालना है कि किस थीटा से, किस एंगल से कोई भी साइकिलिस्ट सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर पाथ पर टर्न ले रहा होता है, ठीक है, एंगुलर अगर उसकी हमें निकालनी होती है डिस्प्लेसमेंट, तो वो बड़ा इजी फार्मूला है निकालने का, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर हमारा रेडियस हो जाएगा, जी हमारा क्या हो जाएगा सर, ग्रेविटी हो जाएगा, और वी जो होगा वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम पर। मोमेंटम हमें पता होता है कि सर क्या होता है सर, P इज इक्वल्स टू एम वी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होता है सर, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम हमारा आर और टॉर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बहुत इजी है। वो फॉर्मूला कैसे निकलता है सर, आई इंटू ओमेगा से, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं सर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एंगुलर मोमेंटम को डेरिवेटिव करोगे, डी एल बाई डी टी कर रहे होगे, तो आपको टॉर्क की वैल्यू मिल रही होगी, और ये जो टॉर्क होगा वो एक्सटर्नल टॉर्क होगा, मतलब जो बाहर से उसको टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा होगा किसी भी बॉडी को वाइल मूविंग, और
वाइल चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, जो उसकी एंगुलर ऑन इंक्लाइंड, और कह सकते हैं कि वो हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, एंगल चेंज करते हुए जो उसकी मोमेंटम होगी, एंगुलर मोमेंटम, उसको जब डेरिवेटिव करेंगे dl/dt तो वो हमें टॉर्क की वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। जब एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, जब एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा तो टॉर्क की वैल्यू, जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, आगे बढ़े। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? एंगुलर इम्पल्स जो होता है सर, वो हमारा होता है टॉर्क का इंटीग्रेशन, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, एक टाइम से दूसरे टाइम तक जितने भी टॉर्क लग रहे हैं सारे टॉर्क को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू हमें पता है कि dl/dt होता है। अच्छा, dt को उधर भेजेंगे तो टॉर्क dt = dl हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पे हमने देखा, ऊपर में क्या देखा सर? एक सेकेंड, यहाँ पे देखा कि हमारा जो टॉर्क dt था उसकी वैल्यू जो थी वो j के बराबर थी, तो उससे हमारे पास एक रिलेशन आ गया। हमने जब पुट किया t1 t2 की वैल्यू तो हमें ये दिखा कि जब इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस होगा वही हमारा इम्पल्स होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला है सर? ½ I⍵²। पावर निकालने का टॉर्क इनटू ओमेगा। आई होप कि अब आपको ओमेगा से एलर्जी नहीं होगा, अब आपको ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी याद हो गया होगा, अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन याद हो गया होगा। ठीक है, एक रिलेशन है सर dw। ठीक है, dw = p/dt = टॉर्क टाउ w dt और टाउ dt d थीटा। आगे बढ़ते हैं सर। अगर कोई भी टॉर्क दिया हुआ है, उस टॉर्क का थीटा के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, मतलब कि अगर हम एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन से दूसरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले पोजीशन पे, सारे पोजीशन पे जितने भी टॉर्क उस पर एक्ट हो रही है, वो सारे टॉर्क का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो टोटल वर्क डन पता चल जाता है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। देखो यहाँ पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से एक्सप्लेन करा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या है? देखो, दो मास है सर, दो मास है, m1 m2 दो मास है, और एक एक्सिस से वो दोनों के डिस्टेंस r1 r2 रेस्पेक्टिवली है। तो क्या किया हमने? दोनों का ज्वाइंट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या किया सर? मास इंटू r1 का स्क्वायर, और फिर दूसरे का भी मास इंटू r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर r1 r2 उन दोनों के बीच का एक एक्सिस से डिस्टेंस है, तो बेसिकली क्या करना है सर? एक एक्सिस फिक्स करना है, और एक पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल का मास, और उस पार्टिकल का उस एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, mr², तो वही हमारा क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं सर। अब सर क्या है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। लेट सपोज करो कि हमने एक रॉड लिया, उस रॉड के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब उन सारे छोटे छोटे टुकड़े को इंटीग्रेट करने के बाद उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो क्या होगी? तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, वहाँ पे हमें बस r² dm की वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। दो थ्योरम हमें पढ़ना होता है रोटेशनल मोशन में, एक होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरा होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, अब देखो सर, ये हमारा एक एक्सिस हो गया सर AB, ये हमारा एक्सिस हो गया सर एक AB, ये AB हो गया, और ये हमारा CD हो गया। AB और CD जब दोनों के दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हो रहे होंगे तो CD पर जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी भी बॉडी का वो I0 होगा, और यहाँ पे होगा I। ठीक है, अब हम क्या कर रहे होंगे सर? उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को d बोल रहे होते हैं, तो I = I0 + md²। m जो होगा वो टोटल मास होगा जितने भी पार्टिकल एसोसिएटेड होंगे उस एक्सिस पे। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या बोलता है सर? परपेंडिकुलर थ्योरम ये बोलता है कि सर एक्स एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी भी बॉडी का, और वाई एक्सिस में जो भी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम क्या करेंगे सर? ट्रायंगल लॉ वाला सर लगाएंगे, वेक्टर वाला, एडिशन वाला फॉर्मूला, और x + iy = iz हो जाएगा। मतलब जेड एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रिजल्टेंट होगा, यानी कि हम सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे और वो हमारे को जेड एक्सिस की वैल्यू दे देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और यही थ्योरम कहलाता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मस्ट ही है कि एग्जामिनेशन में आने ही वाले, वो क्या है सर? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है सर? यहाँ समझो आप रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी कोई भी बॉडी
जब कभी भी कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के कुछ डिस्टेंस पर होता है और वो बॉडी का कोई व्हील होता है, लेट सपोज करो कोई साइकिल है तो साइकिल की व्हील की भी रेडियस होगी सर, कोई बात नहीं है सर। अच्छा, व्हील की सर रेडियस होगी, साथ ही साथ उस साइकिल की एक एक्सिस से कुछ डिस्टेंस भी हो रही होगी, तो दो दो आर आ गया सर। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं सर, हमारा के जो होता है ना वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, और जो हमारा आर हमने जो नीचे लिखा हुआ है वो हमारा रेडियस ऑफ व्हील हो गया। फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन देखो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो नीचे जेई का हमने 24 जनवरी वाला क्वेश्चन हमने करवाया था स्टूडेंट को, मेंस का क्वेश्चन था, जिसमें बोल रहा था कि एक व्हील है, ए पर जो आपको दिख रहा है वो व्हील है, जिसकी रेडियस जो दी हुई है वो रेडियस आपको 5 दी हुई है, और जो उसकी डिस्टेंस है पी क्यू से वो हमारा 10 है। तो हमने सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, क्योंकि हमें के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होगा सर, के स्क्वायर की वैल्यू के लिए हमें आई अपॉन एम करना पड़ेगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। ठीक बात है सर, आगे बढ़ते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या कर रहे होंगे, तो व्हील का यानी कि व्हील हमारा क्या है सर, स्पेयर है। क्या है सर, एक स्पेयर है। ठीक है, तो हम अगर उसका निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे, स्पेयर है कि रिंग है सर, रिंग है, स्पेयर नहीं है, रिंग है। तो अगर उसका हम निकाल रहे होंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक चार्ट भी दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी के बुक में, वो चार्ट आप ये लर्न कर लेना। 2m r स्क्वायर अपॉन 5 होता है, उस पर हमने r की वैल्यू डाली, हमें 10m मिल गया। क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। आगे बढ़ते हैं सर। अब वो व्हील सर एक्सिस के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे भी तो लगाएंगे फॉर्मूला। तो हम क्या कर दिए सर, वहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, 10 उसकी डिस्टेंस है, आर है सर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100m। 100m और 10m को जोड़ दिया तो 110m मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको जब हमने कंपेयर करा, किससे कंपेयर करा, आई अपॉन एम से, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और वो आ गई हमारी, क्या हो गई सर, हमारी आ गई सर 110 के की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं सर, एक और फार्मूला हमारे पास है। एक फार्मूला है जिसमें क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का एक केस में सिलेंडर का जो लेंथ है वो एल है, और अगले केस में उसका हाफ कर दे रहे हैं लेंथ। ठीक है, तो उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, अब उसमें दो चीज़ें की होती है सर, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डेवलप हो रहा होता है वो अबाउट एक्सिस हो रहा होता है, और दूसरा जो हो रहा होता है वो क्या होता है सर, कर्व्ड हमारा सिलेंडर के थ्रू हो रहा होता है। दोनों का रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद जो सिचुएशन आया, उस सिचुएशन में हमारे पास सर I1 I2 की वैल्यू 32/1 आ गया। कैसे निकला सर, बहुत ईजी था।